और सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो किस हिसाब से सेल्फ स्टडी करके अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए। नमस्कार हम दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रोशन सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्टोरिकल ज्ञानी पे। दोस्तों, इस चैनल का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन्फो अड्डा से बदलकर द हिस्टोरिकल ज्ञानी रख दिया गया है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ पहले से ही चल रही है जिसका नाम है आओ जाने एयू को, जिसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके सभी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री बता रहे हैं। आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है द टॉपर्स टॉक, जिसमें हम अपने कुछ सीनियर्स से और जितने भी टॉपर्स हैं उन सबसे बात करेंगे। आप सभी के गाइडेंस के लिए आप सभी के सवाल हम उनसे पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं साहिल सर। सर, सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू छोटे भाई। हाँ, तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसी से रिलेटेड आप सभी के लिए मैं सवाल सर से आज पूछने वाला हूँ। तो सर, पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि आप अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आप अपने प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड कीजिए। आप सभी को सादर अभिवादन। मेरा नाम साहिल है और मैंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अपने स्थानीय स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गाजीपुर से प्राप्त की। तदुपरांत मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उसमें मुझे 300 में से 212 अंक प्राप्त हुए और मैंने अपने स्नातक में आधुनिक इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल विषय का चुनाव किया और मुझे सर सुंदरलाल छात्रावास आवंटित हुआ। तदुपरांत ग्रेजुएशन के पश्चात मैंने पीजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रास्नातक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय से। उसमें मुझे 300 में से 214 अंक प्राप्त हुए और मेरी विभाग में 5वीं रैंक थी। तदुपरांत मुझे पुनः सर सुंदरलाल छात्रावास आवंटित हुआ। वर्तमान में मैं एमए सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो सर, जो सबसे बड़ी समस्या होती है इतिहास के छात्रों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इतिहास बहुत ही बोरिंग है। उसके साथ ही बहुत सारे छात्रों की ये समस्या होती है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। वो कहते हैं कि मैं इतिहास की जितने भी फैक्ट्स होता हूँ वो भूल जाता। सर, आपने किस तरीके से पढ़ाई की और क्या अप्रोच रही है आपकी इतिहास को पढ़ने के लिए? निश्चित तौर पे रोशन, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने अपने सीनियर्स से और अपने मित्रों से बात की इस विषय पे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप इतिहास को अगर पढ़ना शुरू करें तो हमें अपने अतीत को जानने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स का चुनाव कर सकते हैं आप, और एक समरी के तौर पे आप कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री या कहानियों के बारे में आप सुन सकते हैं और जानते भी हैं बहुत सी चीज़ें हम लोग। और इसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छा है अगर हमारे अतीत भाग 2 और भाग 3 एनसीईआरटी की किताब है, वहाँ से आप शुरू कीजिए और उसके बाद आप मानक पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने पूनम दलाल दहिया की किताब है प्राचीन और मध्यकालीन भारत, इसको पढ़ा। और आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम, जो सबसे बढ़िया एक तरीके से कह सकते हो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो मैंने उसका चुनाव किया। और सन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए चुनौती है कि उनको डेट नहीं याद होती है, सन। तो उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला जो मेरे लिए खुद का, कि आप 1 से 100 तक गिनती में जो कालक्रम है उसको बांट लीजिए। जैसे आप मान लीजिए 1 से 100 तक आपने गिनती गिना, जैसे 1919 का मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको करना है, तो 13 अप्रैल 1919 ये तो आपको रटा हुआ है। लेकिन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 1900 से 1950 तक, भारत की आज़ादी तक जो क्या घटनाक्रम रहा, तो आप ऐसे शुरू कीजिए कि 1901, 2, 3, 4 ऐसे से गिनती करते जाइए आप, कौन सी घटना कब हुई और उसका क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है उस चीज़ के लिए। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906, तो ये हो गया। उसके बाद पार्लियामेंटो सुधार आया 1909, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। ऐसे ऐसे आप एक एक डेट बढ़ाते जाइए और उससे क्या उस चीज़ से जुड़ा हुआ है आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। जैसे 1920 असहयोग आंदोलन, 1921 खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1922 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना, अब 24 में चले गया, 25 में क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर आया, काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925। आप ऐसे से बढ़ते जाइए, आप देखते हैं कि
1928 साइमन कमीशन आया, फरवरी 1928। उसके बाद 29 में है तो मार्च 1929, दिसंबर का जो महीना दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। 30 हो गया, 31 हो गया। 30 का दौर है कि सबने अवज्ञा आंदोलन, 31 है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का दौर है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो सर अगला सवाल ये है कि मतलब क्या अप्रोच आपकी रही CUET के लिए, जैसे कि सर मतलब CUET में जो भी छात्र हमारे देख रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अच्छे अंक और अच्छे रैंक के साथ में पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। जैसे अभी इस बार जो हुआ है, जब हम लोगों का प्रवेश परीक्षा हुई 2022 का जो एंट्रेंस हुआ है, उसमें एक UGC ने एक नई योजना लाई, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जितनी दाखिले के लिए जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबको एक कर दिया जाए लाके। तो उसमें सिर्फ DU जामिया, जहाँ तक मुझे पता है DU जामिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बचे रह गए, शायद MU भी, अगर कहीं गलत रहूँगा तो आप बताइएगा मुझे। तो ये है। और उस तरीके से अगर आप देखें तो CUET का सिलेबस पिछली बार जैसे अलग से होता था, तो क्या होता था कि जो JNU कराता था अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका सिलेबस और पैटर्न पूरा अलग होता था। लेकिन इस बार हम सभी को पता है कि जब CUET का एग्ज़ाम हुआ तो NTA ने एक पेपर सेट किया, तो उसकी अप्रोच पूरी एकदम अलग थी। अब बची बात रहने की यहाँ पे, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रवेश परीक्षा दिया मैंने कहीं और का डाला नहीं था। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन जो है वो अपने सब्जेक्ट के आते हैं और 50 क्वेश्चन GS के आते हैं। तो मिला के अगर इनका देखा जाए तो आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है, मार्किंग वैल्यू, वो 4 नंबर होती है। तो 50 × 4, ये इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का 200 नंबर हो गया। 50 क्वेश्चन यानी 2 नंबर के 100 नंबर आपके GS हो गए। उसमें रीजनिंग है, हिंदी है और थोड़ा बहुत आपको बेसिक GS आनी चाहिए, क्या चल रहा है तो उसमें है। तो अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा को ओरिएंटेड बात करूँ तो ठीक रहेगा ना इस पर। बाकी आप अलग यूनिवर्सिटीज़ का है तो सबका अपना एग्ज़ाम पैटर्न है। अब तो CUET है तो आप उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और विशेषकर अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप GS का जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम 50 में से 25 से 30 का एवरेज आप क्वेश्चन सही कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 50 से 60 नंबर आपके बनते हैं। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा कमांड रखिए कि कम से कम आपके जो है 50 में से 40 क्वेश्चन तो सही हो जाए। इस तरीके से आप देखें तो 40 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 160 नंबर होता है, और 50 और 60 जोड़ दें तो 210 से 20 के रेंज में आप पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे नंबर है किसी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 200 के ऊपर नंबर डकाना चाहिए, जिससे आप प्रवेश परीक्षा में एक अच्छा स्थान ग्रहण करने के साथ साथ आप हॉस्टल भी सुनिश्चित करें। तो सर PG के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही स्पेसिफिकली आपने चुनी, बाकी किसी का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? क्योंकि मैंने कोचिंग ले लिया था दृष्टि में, उस वजह से मैं इलाहाबाद रहना मेरे लिए ज़रूरी था और मुझे PG भी करना था। इतिहास विषय में मेरी रुचि है, तो इस वजह से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव किया। और यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है कि आप टाइम निकाल सकते हो कि अपने सब्जेक्ट से इतर भी आप पढ़ सकते हो। जी, मतलब कि बाकी जो आप तैयारी करना चाह रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ये आपका जो मतलब एक ख़ास वजह रही सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। जी। और उसके अलावा एक और बात है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे अगर क्लास ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि एकदम क्लासेज मत लीजिए। अगर प्रोफेसर्स अपने चैम्बर से निकल के आ रहे हैं आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो दायित्व बनता है कि आप कम से कम क्लास लीजिए उनकी। जी। तो सर जैसा कि आपको भी पता है कि इतिहास का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, मतलब काफ़ी लेंदी है। चाहे वो आप ऑप्शनल की ही बात कर लें सिविल सर्विसेज में या फिर कहीं और भी आप बात करते हैं तो काफ़ी लेंदी सिलेबस रहता है। तो लड़के जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो इस चीज़ को, इस डर को कैसे वो ओवरकम करें और किस तरीके से अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आपने रोशन सही कहा कि सिलेबस लेंदी है, लेकिन अगर हम दूसरे उसमें देखें तो इंटरेस्ट ना आने की वजह से भी हमें वो लेंदी लगता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दायित्व बनता है कि आपको संगम साहित्य या जो साउथ इंडिया का इतिहास उसको भी आपको जानना चाहिए, उत्तर भारत का इतिहास भी जानना चाहिए। और इस समय आप अप्रोच देखें तो साउथ इंडिया का जो इतिहास उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आप उस चीज़ को जानिए। और एक दूसरी चीज़ और हो रही है कि
इससे पहले का इतिहास लेखन ऐसा था कि उसमें सिर्फ शासक वर्ग और जो उच्च या कुलीन वर्ग था उसी को शामिल किया जाता था। लेकिन अभी का अगर आप देखें तो जो दौर है आधुनिक भारत आधुनिक इतिहास लेखन का, उसमें सबॉल्टर्न इतिहास जो निम्न वर्ग है या जो छूट गया था उस पर रिसर्च हो रहे हैं, उस पर लिखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पे महिलाओं की क्या भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में, या इतिहास में उनकी कैसी भूमिका रही और कैसे उसको देखा जाए। किसानों की क्या भूमिका थी, आदिवासियों की क्या भूमिका थी, निम्न जातियों की क्या भूमिका थी, दलितों की क्या भूमिका थी, सवर्ण जातियों की क्या भूमिका थी, इसमें हम बात कर सकते हैं। और सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सेशन है काफ़ी पीछे चल रहा है और एग्ज़ाम वो बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा है। तो यहाँ पर लड़के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं ही होने वाला है। तो वो किस हिसाब से सेल्फ स्टडी करके अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए। एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है उसको देखिए और उसमें किस टॉपिक की क्लास ली गई है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं पेपर वही सेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पढ़ाए रहते हैं उसी में से ही वो क्वेश्चन दे देते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को पढ़ें और क्लासेस लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए अनसॉल्व्ड की क्या भूमिका रहती है? देखा जाए तो काफ़ी टाइम से अगर एक बात ये चलती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है या अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी कह सकते हैं, जो मित्र हैं उनसे पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन उसमें से और करके रहता है कि ये कीजिए अथवा वो कीजिए, तो काफ़ी हद तक ये होता है कि आप 4-5 साल का या 10 साल का अगर आप क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज़्यादातर या अधिकतर संभावना है कि उसी में से आ जाएगा। तो काफ़ी हद तक भूमिका है। तो सर कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट को जो घबरा रहे हो हिस्ट्री लेने से, या फिर घबरा रहे हो कि हिस्ट्री ले लिया हूँ भैया अब मैं क्या करूँ, तो इसके लिए आप थोड़ा कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, घबराइए नहीं। घबरा के आप पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रेशर ही पड़ेगा। आराम से आप पढ़ सकते हैं और अगर आपने चुनाव किया इतिहास का तो जाहिर सी बात आपको कुछ ना कुछ तो पता ही है। तो आप मेहनत कीजिए और अच्छा करेंगे, क्योंकि हम सभी इतिहास के विद्यार्थी हैं, ना ही मैं परिपूर्ण हूँ ना ही आप हैं। तो सीखने की दिशा में हम चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, बेहतर करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शो के गेस्ट बनने के लिए। तो मैंने सर से आप सभी के कुछ सवाल पूछे हैं। अगले एपिसोड में मैं आप सभी को मिलूंगा कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए गेस्ट के साथ में। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। उसके साथ में हमारी एक नई सीरीज पहले से ही चल रही है जिसका नाम है आओ जाने एयू को, जिसके कई सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।